नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पांचवा चरण खत्म होते होते भारतीय जनता पार्टी के हाथ से तोते उड़ गए हैं। बहुत गहरा झटका लगा है। सोचा नहीं था नरेंद्र मोदी ने, सोचा नहीं था अमित शाह ने कि पांचवें चरण के बाद जो स्थिति सामने होगी वो इतनी खौफनाक, इतनी खतरनाक हो सकती है। सोचा तो ये था कि जो राज्यों में नुकसान की खबरें आ रही हैं उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश से कर लेंगे। 64-65 से सीधे 75 पे आ जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से वापसी करी है उससे भारतीय जनता पार्टी के सितारे डुबो दिए हैं, बुलंद करने की जगह डुबो दिए हैं। उनकी स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी को जीतने के लाले पड़ गए हैं। अमेठी से रिपोर्ट आ रही है कि स्मृति ईरानी हार जाएंगी और लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 40 सीटों तक भी सिमट कर रह सकती है। उत्तर प्रदेश में यह झटका लग जाता तब भी सहन कर लेती, लेकिन महाराष्ट्र में उसे बड़ा जोर का झटका लगा है। उद्धव ठाकरे ने पूरे एनडीए का सफाया कर दिया है। महाराष्ट्र की जो रिपोर्टें आई हैं उसने भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों को पसीने मिला दिया है। संघ कह रहा है हमने तो ऑर्गेनाइजर में पहले ही छाप दिया था कि राम मंदिर और मोदी चेहरा मुद्दा नहीं है, कुछ और मुद्दे पर प्लानिंग करो, लेकिन आप लोग सोते रहे। भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि महाराष्ट्र में उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दो फाड़ करा के जब बहुत बड़ी गलती करी। शिंदे का राजनीतिक कैरियर लगभग ढलान पे खत्म होने के कगार पे आ गया है। इन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इतनी बुरी तरह राजनीति क्यों उलझी? महाराष्ट्र क्या संकेत दे रहा है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला, 48 लोकसभा सीटें देने वाला राज आखिर उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बैंड उस राज ने क्यों बजा दी? इन सब बातों पे हम बातचीत करेंगे महाराष्ट्र के एक फायर ब्रांड पत्रकार राजीव रंजन जी से, जिनसे आप पहले भी के संग शो कर चुके हैं। आप जानते हैं उनको, एक अंतरराष्ट्रीय मैगजीन में वो काम भी करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी राजनीतिक पकड़ है। चलते हैं राजीव जी के पास, तो बताएंगे महाराष्ट्र का हाल। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। और ढेरों जानकारी रखते हैं आप, लेकिन आज बात सबसे पहले महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो आपने बताया और जो मेरे इनपुट हैं वो दोनों बता रहे हैं कि डिब्बा गोल हो गया। शिंदे साहब ने सोचा नहीं था कि उद्धव ठाकरे ये हाल करेंगे। एनडीए की सफाई की स्थिति आ गई। कितना जोर का झटका लगा है। एक ऐड आता है ना, जोर का झटका धीरे से, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि जोर का झटका जोर से। क्या मानना है आपको, क्या हाल होगा यहाँ पे एनडीए का? संजय जी, आपका क्वेश्चन प्रेजेंट करने का अंदाज ही एकदम अलग है। ये जोर का झटका जो है वो जोर से लगा है। और आपने बोला कितना नुकसान होगा। देखिए, लास्ट टाइम 41+1 यानी 42 सीट्स थी एनडीए के पास में। इस बार जो है अलग अलग जो वेरिएशन में आ रहा है वो आ रहा है 22 से लेके 16 सीट तक एनडीए को मिल सकती है। तो यदि 22 सीट मिलती है तो 20 सीट का लॉस, और 16 सीट मिलती है तो 26 सीट का लॉस। तो 303 जो बीजेपी को है और एनडीए के जो 25-30 और उसमें ऐड हो जाते हैं, तो अकेले महाराष्ट्र ही ऐसा है कि वो करीबन एनडीए को 300 के मतलब पास में ले आएगा और बीजेपी को जो है 300 के नीचे उतार देगा। ये अकेले महाराष्ट्र इतनी बड़ी खाई खड्डा जो है वो इनके लिए कर रहा है। और देखिए उसका कारण भी है, इन्होंने महाराष्ट्र अस्मिता, महाराष्ट्र प्राइड के ऊपर में इतने हमले किए और बीजेपी के जो महाराष्ट्र के लीडर वो चुपचाप सरेंडर करके उस चीज को बर्दाश्त करते रहे। आप देखिए महाराष्ट्र की पहचान किससे है? बॉम्बे से है। बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है। आप वो फाइनेंशियल कैपिटल के रहते हुए गिफ्ट सिटी बनाने चले। वही चीज जो है आप देखिए कि सारे मेजर प्रोजेक्ट है। तो ये चीजों का गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा। और इन्होंने जो पार्टियों के अंदर में जो फोड़ की और जिस तरीके से बंडखोरी हुई, उसका भी लोगों को बहुत ज्यादा जो है नाराजगी है, बहुत ज्यादा लोग उदास है। मैं आपको आज का बताता हूं, जैसे धुलिया की सीट है, वहां से कांग्रेस लड़ रही थी, तो डॉक्टर हैं वहां पे, डॉक्टर शोभा, वो पहले भी मंत्री रही हैं कांग्रेस के टाइम में, तो उनके बहुत वो स्ट्रांग चल रही हैं, उनके प्रोस्पेक्ट बहुत हाई हैं। डिंडोरी जो है वो एनसीपी शरद पवार को जा सकती है, वहां गुरुजी बहुत फेमस है, टीचर है, ठीक है, भास्कर बगरे जी, वो काफी स्ट्रांग चल रहे हैं, ठीक है, उनका भी पलड़ा मजबूत है। फिर आप आ जाइए नासिक में, जो मतलब छगन भुजबल जी लड़ना चाहते थे पर शिंदे जी ने वो सीट छोड़ी नहीं। अब उसका नतीजा ये हुआ कि राजा भाऊ जो है
उद्धव ठाकरे गुट के, उद्धव ठाकरे गुट वहां पे काफी स्ट्रांग है और बोलते हैं कि भुजबल साहब के भी लोगों ने इनको हेल्प किया है इस बात की नाराजगी की कि भुजबल साहब लड़ नहीं पाए। पालघर में आइए, पालघर में बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, त्रिकोणीय है। वहां पे हितेंद्र ठाकुर, भाई ठाकुर के नाम से मशहूर है, आप जानते हैं, बड़ा जलवा उनका, जलवे मतलब रहे हैं भाई ठाकुर के। भाई ठाकुर ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहां पे और ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब भाई ठाकुर का कैंडिडेट जीत सकता है क्योंकि वहां पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, भाई ठाकुर ही हमेशा वहां पे कब्जा किए हैं। तो ये भाई ठाकुर जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं राजा भैया और इन लोग का जलवा चलता अपने एरिया के मतलब क्षत्रप, वैसे ही भाई ठाकुर है वहां के। तो वो पालघर जो है वो जा सकता है इनके भाई ठाकुर के कैंडिडेट को, वो इंडिपेंडेंट आप एक पकड़ लीजिए, ठीक है। एक कल्याण की सीट है जहां से चीफ मिनिस्टर के बेटे खुद लड़ रहे हैं, श्रीकांत शिंदे। तो ये एक सीट मानी जा रही है जो स्ट्रांग है इनके फेवर में, एकनाथ शिंदे जी के फेवर में। फिर ठाणे में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। उद्धव ठाकरे गुट के जो हैं वो राजन विचारे हैं, पुराने आदमी हैं और उनका भी मतलब उद्धव ठाकरे के एकदम खासम खास, वो छोड़ के गए नहीं, वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो उनको नरेश मस्के दे रहे हैं और शिंदे गुट के तगड़ा मुकाबला दे रहे हैं, पर पलड़ा जो है वो विचारे साहब का भारी है, ठीक है। एक सीट जो बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिख रही है वो है पीयूष गोयल की, नॉर्थ मुंबई की। उसमें मैंने जितने भी लोगों से बात किया तो अमूमन सभी लोग का मानना है कि इनको सबसे इजी सीट दी गई, किनको, पीयूष गोयल जी को जान के वहां से भेजा गया। नॉर्थ मुंबई जो है राम नाइक सरीखे लोग जो है वहां से जीतते आए थे, वो गोविंदा ने बीच में और एक बार संजय निरुपम ने, वो कांग्रेस की लहर थी 2004 और 2009 की जिसपे इन्होंने सीट निकाली, नहीं तो वो बैस्टियन रहा है बीजेपी का। पूरा गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है, कांदीविली बोरीविली है ना, वो डोमिनेटेड, गुजराती डोमिनेटेड एरिया जिसके अंदर में आते हैं। फिर आ जाइए आप एक और सीट जो है जिसमें आपके शिंदे गुट के जो हैं राहुल शेवाले, वो सिटिंग एमपी हैं, वो शायद जीत सकते हैं बॉम्बे की एक दूसरी सीट। जो दो सीट बोली जा रही है बॉम्बे में जो बीजेपी और उद्धव ठाकरे शिंदे मतलब युति जो है जिनको दिया जा सकता है, तो वो एक पीयूष गोयल और राहुल शिवाले की है। बाकी 4 सीटों पे उद्धव ठाकरे गुट जो है और कांग्रेस जो है महाअघाड़ी जो है, इनका पलड़ा भारी है। तो उसमें अमोल कीर्तिकर जो है वो रविंद्र वायकर लड़ रहे हैं इनकी तरफ से, आपका जो चीफ मिनिस्टर है और शिवसेना जो है उसकी तरफ से, और उद्धव ठाकरे से अमोल कीर्तिकर लड़ रहे हैं। तो अमोल कीर्तिकर का पलड़ा भारी है। संजय पाटिल जो पहले कभी एनसीपी में हुआ करते थे, 2009 में एनसीपी से वो जीते थे, वो अभी उद्धव ठाकरे गुट में आए हैं और उनका पलड़ा भारी है, ठीक। कोटेचा उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं तो उनको मतलब उनके ऊपर में पलड़ा भारी संजय पाटिल का दिख रहा है। अरविंद सावंत 2 बार से हैं उद्धव ठाकरे के राइट हैंड मैन है, उद्धव ठाकरे को छोड़ के वो भी नहीं गए, तो उनका भी पलड़ा जो है यामिनी यादव के अगेंस्ट में काफी बड़ा है। तो कुल मिला के 9 सीट जो है उस पर आपका ये भारी है अपना महाअघाड़ी, और 4 सीट जो है उस पर महायुति आगे चल रही है, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। जी संजय जी, तो बहुत ही ये तो बड़ा शॉकिंग होगा राजीव जी, अगर 15-20 सीटें अगर ये हार जा रही है एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में, तो इनको दिल्ली में सरकार बनाने का सपना रह जाएगा। उत्तर प्रदेश झटका दे रहा है, महाराष्ट्र और जोर का झटका दे रहा है, फिर ये बचेंगे कब? महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल क्यों हो गया? बड़ी मेहनत करी, बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने शायद पहली बार 5 रैली करी थी 19 में, इस बार 28 रैलियां करी हैं, मतलब 5 गुना ज्यादा रैलियां कर दी प्रधानमंत्री जी ने। क्या प्रधानमंत्री का चेहरे का जादू चल नहीं पाया? महाराष्ट्र ने नकार दिया प्रधानमंत्री को। देखिए, महाराष्ट्र के लोग बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं, बहुत ही संस्कारी लोग हैं, इनको पसंद नहीं आता आप घर के अंदर जो है झगड़े लगाएं, लड़ाइयां लगवाएं, पार्टी के अंदर लड़ाइयां लगवाएं, झगड़े लगवाएं, पार्टी को तोड़े। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश में क्या कोशिश कर रहे थे कि रायबरेली या अमेठी से जहां से भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी खड़े हो वहां से वरुण गांधी को लड़ाएं। तो ये घर में लड़ाइयां लगवाते हैं, ये पार्टी को फोड़ते हैं, ठीक है। आप देखिए अखिलेश यादव के छोटे भाई की बहू पत्नी अपर्णा यादव को तोड़ लिया, मतलब ये तो है, परिवार में आग लगाने का काम तो बहुत अच्छी तरह जी। ये तो मोदी जी के अंडर में जो है, ये अडवाणी जी के समय में, वाजपेयी जी के समय में तो भी इस चीज पे एक अंकुश थी, इतना ज्यादा नहीं था, पर मोदी जी और अमित शाह के शासन काल में इन्होंने परिवारों में फूट लगवाई है, परिवारों को तोड़ा है। और महाराष्ट्र के बहुत ही संस्कारी लोग हैं, बहुत ही कल्चर लोग हैं,
जब तक आप इनको छेड़ोगे नहीं, ये आपको पलट के कुछ मतलब कहेंगे नहीं, हाथ जोड़ के रहेंगे, बहुत ही संस्कार से आपसे बिहेव करेंगे, आपको अपने घर में बहुत आदर देंगे, ठीक है। तो वो हाँ, इस तरह का इनके तो करते हैं। संस्कारों से और जो इनके कल्चरल एथिक्स हैं, वो कल्चरल एथिक्स से मैच नहीं करते, कल्चरल एथिक्स से मैच नहीं करते। जो जो कल्चरल एथिक्स और जो इनकी विचारधारा है महाराष्ट्र लोगों की, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है कि आप घर के बीच में झगड़े लगाओ, आप पार्टियों के बीच में झगड़े लगाओ। और उससे भी जो बड़ा रीजन है, देखिए दो कारण है। एक तो जरांगे फैक्टर है ही, जो ओबीसी आरक्षण वाली बात है। इसमें आपके दर्शकों को किसी राजनीतिक विश्लेषक ने ये बताया नहीं होगा, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंडर दे देता हूं। क्या है, कुणबी लोग जो है वो ओबीसी में आते हैं और मराठा जो है वो वॉरियर है। पर कैसा होता था पुराने जमाने में कि अगर घर में दो लड़के हैं तो एक लड़का युद्ध के लिए जाता था, वो मराठा हो जाता था, और एक लड़का घर में जो खेती करता था वो कुणबी हो जाता था, ठीक है। तो एक ही घर में दो बच्चे जो हैं, एक मराठा और एक वॉरियर और एक कुणबी किसान। तो इन्होंने क्या किया, कुणबी किसानों को तो ओबीसी में डाल के आरक्षण दे दिया, ठीक है। पर जो वॉरियर क्लैन थी मराठा, उसको ओबीसी से बाहर रखा, पहली चीज। अब हुआ ये कि जब 1960 में स्टेट बना था, उसके बाद में अन्ना साहब पाटिल वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और आपके इधर पे यशवंत देशमुख जी जो है विदर्भा में, और बाकी जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे विदर्भा में, इनको ये समझ में आया कि भाई रिजर्वेशन का महत्व है, ठीक है। तो और कांग्रेस के उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी लीडर आए, उन्होंने समझाया ये मराठा लोगों को कि भाई आप कुणबी में कन्वर्ट हो जाइए, आप तो है ही कुणबी। तो वो लोग कुणबी में आए और उनको ओबीसी का फायदा मिला, ठीक है। पश्चिम महाराष्ट्र में भी एक हद तक हुआ अन्ना साहब पाटिल के कारण। पर मराठवाड़ा जो रीजन था, वहां पे उन लोगों ने अपने आन बान और शान ले लिया, क्योंकि मराठवाड़ा रीजन जो था वो हैदराबाद इसके अंदर शासन काल के अंदर में आता था। तो जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो सब हैदराबाद प्रेसिडेंसी के अंदर में रखे हुए थे। तो वहां से किसी ने जहन नहीं उठाया कि जाएं और अपना जाति कन्वर्ट करें। उस कारण से जो मराठवाड़ा के जितने भी आपके मराठा लोग थे, वो कुणबी में कन्वर्ट नहीं हो पाए और आरक्षण का फायदा नहीं ले पाए, और वही बॉम्बे और उस तरफ में वो चीज थोड़ा फैली। तो ये जरांगे पाटिल का जो है वो मराठवाड़ा रीजन में इसलिए बोलते हैं कि नॉर्दर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जो हैदराबाद में आता था, जहां लोग जाके डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाए, कास्ट कन्वर्ट नहीं कर पाए, वहां पे असर जो है उसका ज्यादा हुआ। तो एक चीज तो वो थी। दूसरा जो है फैक्टर ये था कि जिस तरीके से गुजरात में ये महाराष्ट्र के सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उठा के लेके जा रहे थे, तो ये जो पढ़े लिखे महाराष्ट्रियंस है यहाँ पे, इनको ये चीज पसंद नहीं आई, और उन्होंने अपने कास्ट में और अपने लोगों में बात किया कि भाई ये तो गुजरात के हाथ में हमने शासन क्या दे दिया, तो गुजरातियों के हाथ में। ये तो महाराष्ट्र जो हमेशा से एक औद्योगिक सेंटर रहा है, वो औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो रहा है, ये तो धीरे धीरे सब गुजरात में शिफ्ट कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में जो है, ना केवल ओबीसी फैक्टर का सामाजिक आंदोलन जो है उसका एक प्रभाव था जरांगे का, बल्कि ये जो दूसरा जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर था कि भाई लोगों को लग रहा था कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, बेस जो है, ये उठा के एक उठा के गुजरात में लेके जा रहे थे। एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ सकती है, तो उस चीज को पढ़े लिखे लोगों ने पसंद नहीं किया, जो तबका जो था। और कल्चरल भी मैंने आपको बताया कि इनकी मानसिकता से ये मैच ही नहीं करता महाराष्ट्र की, कि आप घरों में झगड़े लगाओ, पार्टियों में झगड़े लगाओ, ठीक है, फूट डालो, शासन करो, ये महाराष्ट्र को कभी पसंद नहीं है। तो फाइनेंशियल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, और तीसरा आपका कल्चरल फैक्टर, ये तीनों फैक्टर मिलके इतना स्ट्रांग इन्होंने प्रभाव डाला है कि अभी ऐसा लग रहा है कि इन बहुत बुरी शिकस्त और मात होने वाली है एनडीए की महाराष्ट्र में। पर अब ईवीएम है, अब कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। हम कितने अलग अलग टाइप की न्यूज हम सुन रहे हैं, परंतु मेरा लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो है विश्वास रख के अपने मत के ऊपर में जाके मत डालें। आप ये कतई ना सोचे कि ईवीएम जो है कुछ इंपैक्ट करेगा, आप जाके वोट डालें, क्योंकि आप लोगों को ही डिस्करेज करने के लिए इस टाइप की स्टोरीज को और बढ़ाया जा रहा है ना। राजीव जी मुझे बताइए, ये बताइए कि 4 PM का कब बड़ा अच्छा है यार, ये मेरा कब देखिए है ना 4 PM लिखा कब बड़ा अच्छा, शानदार। हम तो जश्न मना रहे हैं, गर्म पानी लोगों ने, हमने महाराष्ट्र जो है
वो जो है बोलते बोलते महाराष्ट्र के लोगों ने अपना काम कर दिया, अब ये दिल्ली और हरियाणा के लोगों के ऊपर में जिम्मेदारी है सही कि बात है। 25 तारीख को क्या हाँ, करते हैं। हम अब दिल्ली के गल हवाले कर रहे हैं, इस देश की बिल्कुल बागडोर जो है बात दिल्ली को संभालनी है। वो जो कप है ना, इसमें बोलते बोलते गलत हो जाता है, गर्म पानी पीते रहता हूँ। हाँ, बड़े बड़े हम भी वही पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। राजीव जी बताइए मुझे, ये बताइए कि अगर ये स्थिति रहती है, एनडीए को इतना लॉस होता है, तो फिर मोदी जी क्लास किस लगाएंगे, गडकरी की या देवेंद्र फडणवीस की, किसकी क्लास लगेगी? गडकरी की क्लास लगाने का फायदा क्या, गडकरी को पावर ही क्या दिया था आपने, गडकरी को तो साइडलाइन कर दिया आपने। बिल्कुल ठीक बात देवेंद्र है। फडणवीस, मैंने शायद आपके 2-3 एपिसोड पहले बोला था कि देवेंद्र के बारे में बहुत खराब खराब लोग बोल रहे हैं हर कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के पॉइंट मैन है, और देवेंद्र फडणवीस ने ही ये सारी टूट कराई है। लोगों ने देखा कि कैसे सत्ता के लालच में देवेंद्र फडणवीस ने रात में अजीत पवार के साथ में शपथ ली थी, और उसके बाद में लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था, वो तुरंत जो है उनकी सत्ता जो है वापस उनको छोड़नी पड़ गई थी। तो देवेंद्र फडणवीस को यहाँ महाराष्ट्र में लोग सत्ता का लालची मानते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये थोड़ा पर्सनल भी है। देवेंद्र बताइए। फडणवीस ने मेरे को कभी प्राइज दिया है, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस मेरे को जानते हैं, मतलब भले ही बोले कि नहीं जानते, जो भी है। जब मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में था तो बेस्ट स्टूडेंट का यहाँ पे कल्चरल का मेरे को अवार्ड मिला, तो देवेंद्र फडणवीस ने ही दिया था। जब मैं हितवाद में काम कर रहा था तो बनवारी लाल पुरोहित जब इलेक्शन 2009 में भाजपा से लड़ रहे थे, तब देवेंद्र फडणवीस जो है इनके एजेंट थे, ठीक है, इनके पूरे जो इलेक्शन कैंपेनिंग का जो जिम्मा था वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ में था। तो देवेंद्र फडणवीस दिन भर हमारे हितवाद के ऑफिस में बैठे रहते थे और उनसे बहुत बातचीत और चर्चा होती थी। तो उनको मैंने मतलब बताया भी कि भैया आपने तो मेरे को कॉलेज टाइम में प्राइज दिया, सब किया, पर उस टाइम के देवेंद्र फडणवीस और अभी के देवेंद्र फडणवीस में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब वो देवेंद्र फडणवीस जो है वो थोड़ा सा फ्रेंडली हुआ करता था, बात करता था। अभी का देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकदम बदल गया है, और उनके वो जितने आपको मधुर भाषी दिखते हैं और जितना चेहरा सौम्य दिखता है, वो उतने अंदर से है नहीं। इज वेरी विंडिक्टिव मैन। इसीलिए उनके बारे में कुछ भी बोलने के पहले मैं 10 बार सोचता हूँ। मेरा घर उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी में आता है, ठीक है, तो अच्छा, आपके मैं भी जो है विधायक मैं वहीं का वोटर हूँ, और उनसे हाँ, मेरा मेरा उनसे संबंध रहा है पुराना। उनके राइट हैंड मैन मुन्ना यादव 50 मीटर में दूर मेरे घर से रहते हैं, जिनका राजेश लोया के उसमें भी नाम आया था, पर वो बात जो है रूमर बन के ही रह गई, ठीक है। और इस तरफ 50 मीटर दूर दूसरे उनके लेफ्ट हैंड मैन रहते हैं संदीप जोशी। तो दोनों मेरे घर के मैं ज्यादा जोर जोर से चिल्ला के इंटरव्यू दूंगा, आपको बताऊंगा तो उन लोगों को सुनाई दे जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि अगर ये जो स्थिति बन रही है, बात चल रही है कि बीजेपी 200 सवा 200 से भटक सकती है, तो गडकरी का कैंप जो है, उस कैंप की कोई खबर है, उनके अंदर खुशी की लहर है? लोगों को लगता है कि गडकरी जी का नंबर लग जाएगा प्रधानमंत्री के लिए, राजनाथ और गडकरी में एक होड़ मचेगी अगर 215 210 पे रह जाती है कि भाई इकट्ठे करो, सब इकट्ठे करने की स्थिति में मोदी जी के नाम पे तो सहमति होगी नहीं। तो क्या वहां के गडकरी के इलाके को लगता है कि लोगों को लगता है कि हमारे नेता का नंबर आ सकता है, हमारा नेता कभी प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसी चर्चाएं चूंकि बहुत चलती हैं गडकरी को लेके, और ये माना जाता है कि संघ जिस तरह नाराज है, भाई संघ ने तो पहले ही कह दिया था, ऑर्गेनाइजर में लिख दिया था कि सिर्फ राम मंदिर और मोदी के भरोसे मत लड़ो चुनाव, ये दोनों मुद्दे चलने वाले नहीं है। तब तो मोदी जी को लगता था हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं देवताओं का देवता हूं, मेरा ही तो चलेगा। तो हर जगह मोदी की गारंटी, लेकिन उसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या गडकरी के इलाके के लोगों में ये चर्चा चलती है कि भाई गडकरी जी हमारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं संजय जी, अगर तो 220 पे 210 पे आके भाजपा अटक जाती है तो पहली चीज तो सरकार ही नहीं है बना पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यदि ये केन प्रकारेण मतलब सरकार बनाने जाते भी हैं, तो जेपी नड्डा जी ने जो ये वक्तव्य बोला है कि भाजपा बहुत बढ़ गई है और आरएसएस से कोई वो नहीं है, मेन केंद्र बिंदु में आरएसएस आ जाएगा। जिसको भी आरएसएस चेहरा बनाएगा सपोर्ट लेने के लिए वही चेहरा रहेगा। और मैं ये जानता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो चेहरे नहीं रहेंगे। इनके संबंध बहुत खराब हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े मैं कमेंटेटर्स देख रहा हूं जो इस बात को, पॉलिटिकल कमेंटेटर जो टीवी में बोल रहे कि नहीं 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 सब अच्छा है, सब अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आरएसएस की भूमिका उसी वक्त में आएगी जब ये 210 220
के सीट पे भाजपा यदि आके निपट जाती है तो। और यहां तक लोग बोल रहे हैं कि यदि 200, 210, 220 पे भाजपा आएगी तो नरेंद्र मोदी को मालूम है कि वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, अमित शाह बन नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग खुद ही बोल दें कि हम एक विपक्ष हाँ, की लेकिन भूमिका निभाएंगे, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, परंतु कुछ मेरे पत्रकार मित्रों का मानना है कि ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, तो वही उनका बोलना है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी इतनी इजीली तो शासन छोड़ेंगे नहीं। पर देखिए, नरेंद्र मोदी अगर शासन के केंद्र में ही नहीं रहेंगे तो उनको शासन का लालच क्या। अगर नरेंद्र मोदी को बोल दिया गया कि आप बाजू में हट जाइए, नितिन गडकरी सामने रहेंगे, तो नरेंद्र मोदी तो उस टाइम में चाहेंगे कि भाई फिर हम विपक्ष में ही बैठे, फिर हम सत्ता क्यों हाथ में लें। हाँ, लेकिन अकेले इन स्थितियों में अकेले मोदी जी के हाथ में नहीं होगा ना, सांसद तो सब विद्रोह कर देंगे गडकरी के संग। मैं वही बोल रहा हूं कि यदि 220 या उससे नीचे आए तो आरएसएस जो है फिर से मेन भूमिका में आ जाएगा। जो आज आरएसएस हाशिए पे चला गया है, जो राजनीतिक पार्टी के अंदर में जितने अलग अलग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो हाशिए पे चले गए, वो सारे लोग की भूमिका जो है फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और नितिन गडकरी टाइप लोग जो जिनका पार्टी के अंदर में बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, आरएसएस के अंदर में जिनकी स्वीकृति है, आरएसएस मोहर लगा रहा है, वो लोग जो है केंद्र में आना उनका तय है। और देखिए, एक कारण आपको मैं एक चीज और बताता हूं, जो आपने कल प्रश्न पूछा था कि स्मृति ईरानी के प्रचार में क्यों नहीं है। ये पिछले 2 साल में स्मृति ईरानी जी जो हैं, ठीक है, ये आप देखिए, इनके पास में पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, उसके बाद में इनसे एचआरडी मिनिस्ट्री लेके इनको बाल कल्याण और महिला इसमें भेज दिया गया। इसका कारण ही ये था कि आरएसएस के बहुत क्लोज चली गई थी, ठीक है। आरएसएस के जितने कुलपति, मतलब आरएसएस से जो रिलेटेड लोग हैं, उनसे रिलेटेड लोग को वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और हर जगह, तो स्मृति ईरानी अपने लिए एक जगह बना रही थी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये जो है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये दो के अलावा कोई भी तीसरा एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरे। और स्मृति ईरानी, मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि ये इलेक्शन हारी अमेठी की, जो बहुत सारे लोग मतलब मान रहे कि वो हार जाएगी, यूपी की आपको स्थिति अच्छे से मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम है, तो स्मृति ईरानी की राजनीति खत्म। आपको ये भी बता रहा है, ये दोनों लोग ही खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इनका ये है, मैंने कल भी आपको एपिसोड में बताया था कि जिन का सहारा लेके नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं, ये उन लोगों के लिए भस्मासुर हो गए। इन्होंने हाथ रखा लाल कृष्ण आडवाणी पे, गायब। इन्होंने पटेल साहब के ऊपर में रखा, वहां पे हाथ, गायब। गुजरात के सीएम हुआ करते थे केशुभाई पटेल, बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर थे। इन्होंने प्रवीण तोगड़िया के ऊपर हाथ में रखा, गायब प्रवीण तोगड़िया। विनय कटियार गायब, अशोक सिंघल गायब, संजय जोशी गायब। तो जिसका हाथ पड़ गया है, नरेंद्र मोदी ने जिसके ऊपर में हाथ रख दिया है, वो सारे व्यक्ति गायब हो गए, भस्मासुर है बयान। तो स्मृति ईरानी जो है, वो भी उनके उसमें आई थी गुड बुक्स में। अभी आप देखिए कि अगर वो हारी तो उनका भी करियर जो है समाप्त हो जाएगा। जी संजय। अच्छा, बताऊं आपको, मोदी जी स्मृति ईरानी का चुनाव प्रचार करने नहीं आए, अमेठी एक बार भी नहीं आए वो। वही मैं बोल रहा हूं आपको, वही बोल रहा हूं कि इनको जो एचआरडी मिनिस्ट्री से जब हटाया गया था, तभी ये बात बहुत चर्चा में थी कि भाई संघ से जो इन्होंने नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की स्मृति ईरानी ने, वो पसंद नहीं आ रहा है। पर क्या है कि अब मैं तो उस टाइम में पॉलिटिकल एनालिसिस करता नहीं था, मैं तो स्टॉक मार्केट पे लिखने वाला आदमी हूँ, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। मेरे को कभी किसी ने बुलाया नहीं। अभी 4 PM में संजय जी ने मौका दिया है, तो पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ लोगों को, नई नई जानकारी दे रहा हूँ। अभी आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस, मैं आपको बताता हूं, जो हारने का मेन कारण रहेंगे, ये देवेंद्र फडणवीस ही मेन कारण है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों का इन्होंने विरोध नहीं किया। ये जब गिफ्ट सिटी और दुनिया भर के प्रोजेक्ट लेके जा रहे थे, तब शांति से बैठे हुए थे देवेंद्र फडणवीस। हाँ, और आप एक बात को समझिए, देखिए देवेंद्र फडणवीस जो है, इनमें और नरेंद्र मोदी में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। संजय जी, आपको समझने की जरूरत है, देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी में बहुत सिमिलैरिटी है। सबसे पहला नाम, ये मेयर बने थे देवेंद्र फडणवीस जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, और इनका नाम आया था नंदलाल। ये स्पोर्ट्स घोटाला हुआ था नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, स्पोर्ट्स घोटाला हुआ था जब ये मेयर थे। और पहली बार नागपुर के इतिहास में ऐसा होता है कि पूरी की पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भंग कर दिया गया था। उसके बाद में आप ये देखिए, ये इनको जो गोपाल ग्वालानी ने जो आगे बढ़ाया, गोपाल ग्वालानी बहुत बड़े लीडर नागपुर के हुआ करते, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे जब ये देवेंद्र नए नए यंग मेयर बने थे। गोपाल ग्वालानी जी गए, उनका देहांत हो गया, ठीक है, तो वो थोड़ा ये हुआ। पर ये भी जिन जिन का सहारा लेके बढ़े,
उन लोगों को इन्होंने जो है बंटाधार कर दिया। इनके पास में आए मुंडे जी, गुरु बन के, मुंडे जी का डेथ हो गया। फिर उसके बाद में आए नितिन गडकरी। आप देखिए नितिन गडकरी की क्या हालत हो रही है। पंकजा मुंडे इनके एक टाइम में एकदम ट्रस्टेड फ्रेंड थी। पंकजा मुंडे की आप हालत देखिए क्या है। ये भी बात में नरेंद्र मोदी की तरह हूं करके रोना चालू कर देते हैं। ये भी जो है नरेंद्र मोदी की तरह बहुत ज्यादा विंडिक्टिव है। इसलिए मैं भी, मेरे को बहुत कुछ मालूम है, पर मैं बोलने के पहले 2 बार सोच रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, अगली बार पूछ लेंगे। आज तो आप केवल एक, अब मत बताइए, आज तो एक आखिरी सवाल बता दीजिए कि क्या संघ एक कदम आगे सोचता है? क्या संघ ने प्लान बी तैयार कर लिया है कि गडकरी को प्रधानमंत्री कैसे बनाना है? देखिए 4 जून से पूरी कवायद चालू हो जाएगी। मैंने पहले भी आपको बोला था कि नितिन गडकरी अगर जीत जाते हैं नागपुर से, तो वो 210 220 यदि सीट आती है तो भारत के प्रधानमंत्री, मतलब अगर भाजपा गवर्नमेंट बनाती है तो नितिन गडकरी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके अलावा कोई चेहरा संघ को स्वीकृत नहीं है। कोई चेहरा भाजपा के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच में लोकप्रियता नहीं है नितिन गडकरी जितनी। नितिन गडकरी इज द टॉप मोस्ट एंड मोस्ट फेवरेट एंड फेवरेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंडिया इफ बीजेपी विंस 220 230 सीट्स और वो गवर्नमेंट यदि बनाने जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, इतनी शानदार, इतनी मजेदार बात करने के लिए। आभार आपका। ये थे राजीव रंजन जी, और ये बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी के औंधे मुंह गिरने, एनडीए के औंधे मुंह गिरने की कहानी, और साथ ही कह रहे थे अगर भाजपा 210 और 220 पर अटकती है तो फिर नितिन गडकरी अगले प्रधानमंत्री होंगे। आपका क्या सोचना है इस बारे में? अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।